साथियों नमस्कार, रत्नेश कुमार दुबे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे और इस जर्मनी के एकीकरण में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जर्मन जो परिसंघ है उसकी संकल्पना साकार होती है, किन आधारभूत चीज़ों को लेकर के जर्मन परिसंघ एक लंबे समय से संघर्षरत रहा है अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, और उस एकीकरण में बाधक क्रियाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जर्मनी के एकीकरण में आपको 2 ही 3 चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण ढंग से पकड़नी हैं, और उन चीज़ों को पकड़ने के बाद आपको यह पूरा एकीकरण बहुत आसान ढंग से समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जर्मनी का जो एकीकरण है यह अपने आप में इटली के एकीकरण से काफ़ी सरल है। इटली के एकीकरण में हम 4 लोगों को देखते हैं। यहाँ पर हम मात्र विलियम प्रथम और बिस्मार्क को ही देखेंगे, और उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए इस पूरे एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको हम देखेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि जर्मनी के एकीकरण में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको पहले मैं आपको किताब से कुछ चीज़ें बता दूं। इनको ध्यान समझिएगा कि जर्मनी भी इटली की भांति एक भौगोलिक इकाई रहा है। जर्मनी भी इटली की भांति एक भौगोलिक इकाई था। जर्मनी का एकीकरण बहुत आसान से हम पढ़ेंगे, आसानी से और आसान ढंग से इसको पढ़ेंगे। जर्मनी का एकीकरण, और जर्मनी जो है, जर्मनी भी इटली की तरह मात्र एक भौगोलिक इकाई है। भौगोलिक इकाई है। थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं। भौगोलिक इकाई है जिसे आपको आसानी से ये दिखे, समझ में आए। जर्मनी के अनेक राज्यों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। जर्मनी के अनेक राज्यों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। किस पर प्रभाव था? इस जर्मनी पर। ठीक है ना? तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस पूरे टॉपिक की। जर्मनी के राज्य फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। जर्मनी के जो राज्य हैं वो किससे प्रभावित थे? जर्मनी के राज्य पॉइंट में करके आप लोग लिख लीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। रात में 1:15 बजे आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और जर्मनी के राज्य फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित थे। ध्यान समझिए, जर्मनी भी इटली की तरह एक भौगोलिक इकाई है। जर्मनी के अनेक राज्यों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। जर्मनी के राज्य फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। ये 3 पॉइंट आपको समझ में आया। ये हूबहू पॉइंट आपकी किताब से मैंने लिए हैं, यानी हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादियों का बोलबाला था। कहाँ पे? वियना कांग्रेस में। किसका बोलबाला था? प्रतिक्रियावादियों का। ठीक है, प्रतिक्रियावादियों का बोलबाला था। ठीक, वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादियों का बोलबाला था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसका परिणाम यह हुआ, फलतः हम कह सकते हैं कि जर्मनी को 38 राज्यों में तोड़ दिया गया। जर्मन विभक्त कर दिया गया, संघ बना, और इस संघ का अध्यक्ष
कौन बनेगा? ऑस्ट्रिया बनेगा। वियना कांग्रेस जो हुआ, इसमें इनको 38 भागों में विभक्त किया गया और सबका मुख्य जो बना, इसका अध्यक्ष जो बना वो ऑस्ट्रिया बना। कौन बना? ऑस्ट्रिया। ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों पर कि ये जो वियना कांग्रेस होगा, प्रतिक्रियावादियों का बोलबाला है। वियना कांग्रेस हुआ। प्रतिक्रियावादियों से तात्पर्य हमारा है कि किसी एक मुद्दे पर ये सही से वोटिंग नहीं करेंगे, मतलब एक विचार नहीं है। प्रतिक्रियावादियों का आशय है कि कई विचार आप इसमें निहित हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के, जिसे कहते हैं ना हम कि कोई चीज कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया देने वाले बहुत टाइप के समाज में लोग होते हैं। तो कोई भी जैसे संसद हो, कोई भी कानून हो, तो एक खासा वर्ग उसके खिलाफ अगेंस्ट में एक लॉबी बनाता है। तो हम ऐसे ही तत्वों को प्रतिक्रियावादियों के समूह से इंगित करते हैं। समझ में आया ना? जर्मनी के राज्य फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हैं। प्रतिक्रियावादियों का बोलबाला है। वियना कांग्रेस में 38 भागों में कौन टूटता है? ये जर्मन राज्य जो हैं टूट जाते हैं। संघ बना और ये संघ बनता है, इसका 38 भागों में विभक्त, इसका जो संघ बना है इसका मेन जो होगा वो ऑस्ट्रिया हुआ। जर्मन इससे संतुष्ट नहीं थे। अगला पॉइंट है, जर्मन इससे संतुष्ट नहीं थे। उसका कारण है कि क्रांति से जर्मन अपने को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, अपने को एक, जैसे हम बिखरे हुए क्षेत्रों में रहेंगे तो उसको एक समूह में करने की कोशिश करेंगे। तो कई शासकों को भी इसमें देखा जाता है कि जर्मन राज्यों में विद्रोह करने के लिए वो आतुर होते हैं, मतलब आगे आते हैं। ये स्थिति मेटरनिख को सह नहीं थी। आपकी किताब से ही मैं बोल रहा हूँ, यह स्थिति मेटरनिख को सह नहीं थी। क्यों सह नहीं थी? कि कई प्रकार के चीजें यहाँ पर घटित हो रही हैं जो कि उस समय का जो जर्मन का जो कॉन्सेप्ट है कि एक हम जर्मन बनाएं, एकीकरण हो, उन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें बाधाओं के रूप में आ रही हैं। आपको अभी ये सारी चीज़ें बहुत कठिन लग रही हैं, लेकिन आप जब इसको मैं समाप्त करूंगा तो आपको लगेगा कि बहुत आसानी से हमको ये समझ में आ गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, यहाँ का पॉइंट आप रट्टा मार लीजिए, बाकी भी मैं मैप बना करके आपको समझा रहा हूँ। जो आपकी किताब में मैप दिया गया है वही मैप। अब जर्मनी का जो एकीकरण है, आपकी किताब से थोड़ा सा मैं हट करके अगर एक दो पॉइंट अगर इसमें बताना चाहूँ तो इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके सामने आएगा, जैसे ये जो जर्मनी है, एक मिनट, किताब में कैसे दिया गया है नक्शा। अब ध्यान दीजिएगा कि एकीकरण का रास्ता किस प्रकार से तैयार होगा। नक्शा थोड़ा इधर उधर बनेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। ये नहीं कि एकदम हूबहू ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है ना। एक प्रतीकात्मक नक्शा है। हालांकि ऐसे ही नक्शे अगर आप बना लेंगे ना, एग्जाम में आपको बहुत अच्छे खासे नंबर एग्जामिनर देगा, क्योंकि उसको भी इस नक्शे का शायद हो सकता है कि समझ, मैं जिस ढंग से इसको अभी बताऊंगा आपको, आपकी किताब में सारी जानकारियां नहीं मिलेंगी। तो ध्यान से पूरे पॉइंट को आप देखिएगा, स्किप मत करिएगा दिमाग में एक भी पॉइंट, नहीं तो पूरा मैटर हमारा छापने का सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इधर ब्रेडनबर्ग है, ब्रेडनबर्ग बड़ा नहीं लिख सकते आप, अपने उसको 720 पे करके जूम करके देखेंगे तो आपको ये आसानी से दिख जाएगा। 720 पर करके ही आप इसको देख लीजिएगा। ब्रेडनबर्ग है और ब्रेडनबर्ग के साइड में ये प्रशा है, ठीक है। ये पूर्वी प्रशा है
ये पूर्वी प्रशा है यहाँ पे, और ये पश्चिमी प्रशा है, पश्चिमी प्रशा। ठीक है, तीन चीजें आपको दिख रही हैं, ब्रेडनबर्ग, प्रशा, पश्चिमी प्रशा, पूर्वी प्रशा। और इधर जो है ये रूसी साम्राज्य आप दिखेंगे, रूसी साम्राज्य आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ये रूसी साम्राज्य दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे दो प्रांत हैं जिनको आपको ध्यान देना है। एक का नाम है स्लेस्विग और एक का नाम है होल्स्टाइन। स्लेस्विग प्लस होल्स्टाइन, होल्स्टाइन है इसका नाम, आपकी किताब में गलत लिखा गया है, होल्स्टीन लिखा गया है, तो आप अपनी किताब के साथ ही जाइएगा। मैं तो दीननाथ वर्मा से मैंने मैटर पढ़ रखा है। स्लेस्विग और होल्स्टाइन, ये दो प्रांत इधर आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे। ठीक है, और इन पर आप ध्यान दीजिएगा, इन पर किसका कब्जा है? डेनमार्क का। इन पर किसका कब्जा है? डेनमार्क का। इधर एक प्रांत है उसका नाम है हनोवर, इस पर किसका कब्जा है? इंग्लैंड का। हालांकि इंग्लैंड उस समय इस प्रकार की गतिविधियों में नहीं लिप्त था, लेकिन उसका एक प्रांत है हनोवर जो इंग्लैंड के कब्जे में उस समय था। आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। ये हनोवर शायद है कि आपकी किताब में मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं देख लूं। हनोवर है, हनोवर आपकी किताब में दिया गया है। सेल्सविग और होल्स्टीन भी है, और ठीक है, पूर्वी पश्चिमी प्रशा। ठीक है, ब्रेडनबर्ग भी आप में दिया गया है। चलिए, अच्छी बात है, काफी चीजें आपकी किताब में हैं, लेकिन वो नक्शे पर वैसे कोई जाते नहीं है। लेकिन अगर हम इस चीज से समझ लेंगे ना, तो हमको जर्मनी का जो एकीकरण है वो बहुत 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 आसानी से समझ में आने वाला है। डेनमार्क है, इसने सेल्सविग और होल्स्टाइन या होल्स्टीन पर कब्जा करके रखा है। हनोवर पर इंग्लैंड का पूरा आधिपत्य है। ठीक है, और इधर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में प्रशा के राज्य विभक्त हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। इसका अंकन आपकी किताब में दिया गया है। संभव होगा अगर एग्जाम में अगर टाइम बचेगा तो प्लीज इस नक्शे को मेंशन आप कर देंगे, तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको बेहतर नंबर दे दे। ये सब बहुत फायदे की चीजें होती हैं, कुछ किताब में अलग रहेगा तो नंबर आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपकी किताब में मिलेंगी। तो मैं मुद्दे पर चर्चा करता हूँ। हनोवर इंग्लैंड के पक्ष में है, सेल्सविग और होल्स्टाइन डेनमार्क के कब्जे में है। ठीक है, ब्रेडनबर्ग प्रशा, पश्चिमी प्रशा, पूर्वी प्रशा, ये आप चीज देख ही रहे हैं। ठीक है, 1848 की क्रांति जो होगी आगे चल करके, मेटरनिख का पतन से जर्मन राज्य प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान से देखिएगा, आपकी किताब में शायद चीजें मिल जाएंगी। और अब हम चर्चा करेंगे कि किस हिसाब से धीरे धीरे ये पूरा वाकया सामने आता है। ठीक है, अब हम आपके थोड़ा सा किताब पे चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। (1815) की वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादियों का बोलबाला था। फलतः जर्मन को 38 राज्यों में विभक्त कर दिया गया और एक ढीला ढाला संघ बनाया गया जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का सम्राट हुआ। ठीक है, लेकिन जर्मन देशभक्त इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कई तरह की समितियों का गठन कर राष्ट्रीयता और राजनीतिक एकता के प्रयास जारी रखे। मैंने बताया ना कि 38 राज्यों में विभक्त है, एक ढीला ढाला संघ है जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का सम्राट हुआ है। ठीक है ना, 1830 ईस्वी की क्रांति से जर्मन राज्यों में भी विद्रोह हो गया। कई शासकों को उदारवादी संघ, इसको छोड़ दीजिए आप पूरी तरीके से। 1848 ईस्वी की क्रांति और मेटरनिख के पतन ने जर्मन राज्यों को प्रोत्साहित किया और वहां नई क्रांतियां, जागृति आई। अगला है, इसी बीच सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर जर्मन और संयुक्त जर्मन राज्यों के में 568 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए और फ्रैंकफर्ट में इन्होंने एक संविधान बनाया एवं संयुक्त जर्मनी का राजा प्रशा के राजा को बनाया गया। प्रशा का राजा जनता से राजमुकुट नहीं पाना चाहता था, अतः उसने इस संविधान को स्वीकार नहीं किया। 1848 ईस्वी की क्रांति जर्मनी में असफल हो गई। ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ पाए ही, और काफी इसमें से चीजें मैंने लिखवा भी दी थी आपको।
विलियम प्रथम 1861 से 1888 तक सम्राट बनता है। अभी तो है स्थान। विलियम प्रथम 1861 से 1888 तक यह सम्राट रहता है। और मैं आपको बताऊं, फ्रैंकफर्ट यहाँ की संसद है, मुख्य प्रभुत्व ऑस्ट्रिया का था यहाँ पर। और आपकी किताब में 38 दिया गया है, मैंने जो मान्य किताबें हैं उनमें 39 पढ़ा है। अब चाहे जो भी है आप अपनी किताब के साथ जाइएगा। विलियम प्रथम 1861 से 1888 ये क्या बनता है, प्रशा का सम्राट बना। उसे सेना की शक्ति में विश्वास था। ध्यान सुनिएगा, ये पूरा आपको याद करना है। वह संवैधानिक राजतंत्र को अविश्वास की दृष्टि से देखता है। जर्मनी के एकीकरण के लिए वह लालायित था। इसके लिए एक सशक्त सेना वह आवश्यक समझता था, लेकिन सेना मजबूत करने और अनिवार्य सैनिक सेवा करने के लिए उसे धन की मांग संसद से उसकी आवश्यक थी। अब ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपकी किताब में है कि वह राजतंत्र में विश्वास करता है। आपकी किताब में लिखा गया है कि वह राजतंत्र में विश्वास करता है। संवैधानिक वह सेना में विश्वास था और संवैधानिक राजतंत्र को अविश्वास की दृष्टि से देखता था। एक मिनट, वह संवैधानिक राजतंत्र को अविश्वास की दृष्टि से देखता था। इसको करेक्ट करिएगा आप। मैंने कहां पढ़ा था जो आपको ये पॉइंट बोल दिया। राजतंत्र में उसकी आशा थी, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र में, हाँ राजतंत्र में उसकी, मैंने गलत नहीं बोला है। राजतंत्र में उसकी आशा है, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र में उसकी आशा नहीं है। विलियम प्रथम की लेक्चर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, खिंच रहा है, लेकिन आप लोग बने रहिए, समझ में आपको आ जाएगा अच्छे ढंग से, ये पूरी गारंटी है आपको। विलियम प्रथम जब सम्राट बनता है तो अब इसको प्रशा के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण के लिए आगे भी आना है। समस्या यह है कि संवैधानिक राजतंत्र में अविश्वास कर रहा है। संवैधानिक राजतंत्र में अविश्वास कर रहा है ये। कौन? विलियम प्रथम। अब विलियम प्रथम, मैं आपको बहुत मेन चीज यहां पे बताऊं, यह वहां की संसद जो है, वहां की संसद से ये चाह रहा है कि हमको कुछ पैसा मिल जाए और हम सेना को सुदृढ़ कर लें। इसको आप एक पॉइंट अब मिस मत करिएगा। वह संसद से चाह रहा है कि हमको पैसा मिल जाए और इस पैसे से हम सेना को सुदृढ़ कर लें। कौन चाह रहा है? विलियम प्रथम चाह रहा है। ध्यान से सुनिए इस चीज को। लेकिन हुआ क्या, इसने संसद से कहा भैया हमको पैसा दीजिए, पैसे की मांग की, और संसद ने मना कर दिया। संसद ने मना कर दिया कि हम आपको पैसा नहीं दे सकते। संसद ने मना किया कि हम पैसा नहीं दे सकते, हम इस स्थिति में नहीं है। यानी संसद युद्ध नहीं चाह रही है, युद्ध नहीं चाह रही है। ये सैन्य बल के खिलाफ है, सैन्य बल के खिलाफ है ये, ठीक है ना। यानी जो, तो इसने क्या किया, संसद को भंग कर दिया। इसने संसद को भंग कर दिया कि बोला यार तुम जब दोगे ही नहीं तो हम तुमको भंग करते हैं, जाओ अब तुम अपने रास्ते। अभी जो आपकी किताब में दिया गया है उस पॉइंट को मैं बोलूंगा, समझने के लिए बोल रहा हूं। हालांकि ये सब आपकी किताब में ही प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। युद्ध नहीं चाह रही है, प्रशा की जनता युद्ध नहीं चाह रही है।
ठीक है ना। अब हुआ क्या, सैन्य बल के खिलाफ है। 1861 में ये सम्राट वहां का बनता है। कब? 1861 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, संसद को पूरी तरीके से भंग कर दिया। बोला कि हटो, तुम वैसा ही नहीं दोगे तो हम एकीकरण को कर कैसे सकते हैं। दूसरी बार चुनाव हुआ फिर से। अब जो सदस्य आए वो इन सदस्यों से, जो पहले की संसद थी उससे ज्यादा और उदारवादी हैं, यानी ये और भी ज्यादा लिबरल हैं, ठीक है, ये और ज्यादा लिबरल हो गए। सोचिए सम्राट जा कहाँ रहा है। विलियम प्रथम 1861 में जब प्रसा का जब सम्राट बनता है तो ये संसद से पैसे की गुजारिश करता है कि हम युद्ध चाह रहे हैं, लेकिन ये युद्ध के पक्ष में संसद नहीं है, सैन्य बल के खिलाफ है, तो इसने भंग कर दिया। दूसरी संसद का जब निर्वाचन होता है, जो सदस्य चुन करके आते हैं, ये पहली संसद के भी बाप निकल गए। इन्होंने कहा ना, बिल्कुल भी युद्ध तुमको नहीं करना है। अब ये जब संसद को भंग कर दिया, तो जैसे मैं बताऊं, अभी एक कोलकाता में रेप केस हो गया, ठीक है। हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ना, द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इस पूरे वाकये को ध्यान से देखा और कहा कि कलकत्ता में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से असफल हो चुका है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये चीजें आप इतिहास को इस तरीके से मत पढ़िए कि आपकी किताब में जितना है उतना मैं बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। कुछ अलग से कॉन्सेप्ट भी आप ले लीजिए जिससे अमिट हो जाए पूरी चीज। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये बहुत गलत है, लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशासन है ये बहुत कानून व्यवस्था की एकदम धज्जी उड़ चुकी है, इस तरीके से नहीं है। यहाँ पे बेहतर ये हो सकता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। मैं आपको बताऊं, जब राज्य की कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाती है, भंग हो जाती है, तो उस प्रदेश का राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। उसकी धाराएं शायद 248 या 348, 49, 50, 51 में ऐसे करके हैं, एग्जैक्टली मेरे दिमाग में नहीं है। तो उसके तहत वह केंद्र सरकार को सिफारिश करता है और केंद्र सरकार बाकायदा उसको एक पैनल के तहत जांच करेगी, फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर देगी, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य की सारी व्यवस्था वो केंद्र के हाथ में आ जाती है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कोलकाता जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उनके रेप केस को बहुत ही अच्छे ढंग से लिया, मतलब सकारात्मक ढंग से लिया और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। अब यहाँ पर मैंने इसको इसलिए दिया कि विलियम प्रथम जब पहली संसद को भंग किया, युद्ध के लिए पैसा उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि युद्ध चाहिए, लंबा संघर्ष है। अब संसद नहीं चाह रही है कि वहां के लोग नहीं चाह रहे हैं कि लड़ाई लड़ी जाए, तो इन्होंने भंग किया। जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो इनके बाप ये निकल के और आगे, इन्होंने और नहीं चाह रहे हैं, लिबरल हैं ये लोग। तो इसने कहा कि ऐसा है कि अब हम अपने पद से ही इस्तीफा दे रहे हैं, आप लोग मजा करिए। तो इसी समय जब यह सम्राट बना था, मैं आपको बताऊं, आपकी किताब में नहीं है, उनका नाम वॉन रूल, इसके युद्ध मंत्री थे। वॉन रूल, मैं मिटा देता हूं उसको। वॉन रूल युद्ध मंत्री हैं। कौन है? वॉन रूल। एक मिनट रुक जाइए, मैं देख लूं वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ठीक है, 24 मिनट 25 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। वॉन रूल युद्ध मंत्री हैं और किसके हैं? विलियम प्रथम के, जो 1861 में सम्राट बनता है। और वॉन माल्टके सेनापति हैं। वॉन माल्टके, ये आपकी किताब में नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए ये चीज, इसलिए मैंने इनका नाम लिख दिया। वॉन रूल युद्ध मंत्री और वॉन माल्टके ये जो है सेनापति हैं।
तो जो 3 युद्ध लड़े गए हैं, आपकी किताब में जिन 3 युद्धों का वर्णन किया गया है, उन 3 युद्धों में वान माल्टके ही वहां के सेनापति हैं। ठीक है ना, वान माल्टके ही वहां के सेनापति हैं। अब ये परेशान हो गया, भैया हमको संसद पैसा ही नहीं दे रहे, करें तो क्या करें। अब वान माल्टके ने कहा कि ऐसा है, आपके पास अभी तुर्क का एक इक्का है जिसको आप अभी नहीं जानते। जैसे जब रावण युद्ध पूरी तरीके से हार रहा था तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया कि भैया जाओ और राम की सेना को खा लो, राम को भी खा लो। अहिरावण को यूज किया। तो अहिरावण और कुंभकर्ण क्या थे? अहिरावण पाताल में रह रहा है, कुंभकर्ण 6 महीने की सैया ले रहा है। तो ये लोग क्या हैं? उस यही जो बहुत अंतिम चीज प्रयोग किया जाए किसी व्यक्ति का, बहुत जो जिस पर आदमी बहुत विश्वास करे, जैसे मैं आप पे करूं, तो वो तुर्क का इक्का उसको कहते हैं कि ये मेरी चाल कभी असफल नहीं जाएगी, इसको इतना ज्यादा विश्वास है। तो वान माल्टके ने कहा कि आपके पास तो ऐसा तुर्क का इक्का है, उस इक्के निकाल कर फेंक दो, चाल खेल दो, क्या दिक्कत है तुमको, अभी सब पैसा वैसा तुमको मिलेगा, परेशान ना हो। चाहता तो ये चांसलर बन सकता था, लेकिन इसने कहा नहीं। इसने एक सुझाव दिया, और सुझाव मैं आपको बताऊं, वह सुझाव किसी और का नहीं, वो बिस्मार्क का दिया था इसने। और बिस्मार्क मैं बताऊं, बिस्मार्क उस समय फ्रांस में प्रसा का राजदूत था। फ्रांस में प्रसा का राजदूत था। अब आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। बिस्मार्क जो है फ्रांस में राजदूत है। वान माल्टके सेनापति ने कहा तो वो पैसा नहीं मिल रहा है, क्या करोगे यार, बुलाओ इनको बिस्मार्क को। बिस्मार्क बुलाए गए। फ्रांस में प्रसा के राजदूत हैं। और बिस्मार्क 1862 ईस्वी में प्रसा का चांसलर बना। वह प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण देख रहा था। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि 1862 में बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। वह प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण देख रहा था। बिस्मार्क 1862 में प्रसा का चांसलर बनता है, ये कभी मत भूलिएगा, इस कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और कहाँ का चांसलर है? प्रसा का है। जर्मनी मत लिखिएगा, प्रसा याद करिएगा, ठीक है ना। और बिस्मार्क का एक विश्वास है कि वह जर्मनी उदारवादी आदर्शों के लिए नहीं, अपितु सख्त के लिए और प्रसा को एक देखना चाहता है कि जर्मनी का, बिस्मार्क मानता था कि जैसे कि जर्मनी जो है वो उदारवादी आदर्श को हम अपना करके नहीं इसको एकीकृत कर सकते हैं। वह सख्त के लिए प्रसा की तरफ देख रहा था। वह कहता था कि बौद्धिक भाषण और आदर्शवाद से निर्णय नहीं हो सकता। वह कहता था बौद्धिक भाषण की पॉइंट है ये सब, बौद्धिक भाषण और आदर्शवाद से एकीकरण संभव नहीं हो सकता। एकीकरण संभव नहीं हो सकता, यानी यह एकीकरण संभव, वह कहता था बौद्धिक भाषण और आदर्शवाद से एकीकरण संभव नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए वह युद्ध और लहू को अपना आदर्श मानता है। युद्ध और लहू यानी रक्त की नीति पर वह बल देता है। किस पर बल देता है? युद्ध और रक्त की नीति पर वह बल देता है। ठीक है, वह कहता था कि बौद्धिक भाषण आदर्शवाद से हम जर्मनी के एकीकरण को नहीं पूरा कर सकते। अर्थात उसकी योजना में जर्मनी का एकीकरण प्रसा के राज्य का विस्तार था। ठीक है, ये पूरी लाइन नोट कर लीजिएगा। वास्तव में बिस्मार्क पूरे जर्मनी को प्रसा द्वारा हराकर जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था।
एकीकरण करना चाहता था। अर्थात उसकी योजना में जर्मनी का एकीकरण प्रसा के राज्य का विस्तार था। फ्रेडरिक चतुर्थ बीमार होने से पहले अपने भाई विलियम प्रथम को राजगद्दी सौंप देता है। और विलियम प्रथम प्रसा की महानता में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। और विलियम प्रथम प्रसा की महानता में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। इसको लिख लीजिए आप लोग। इसको कोई इसमें कुछ है नहीं कि इसको हम समझाएंगे इसमें कुछ, ठीक है। लेकिन डायट में प्रगतिशील बल का बहुमत था। वहां की जो संसद है, डायट का मतलब वहां की जो संसद है उसमें प्रगतिशील, वो जो मैंने बताया ना कि लिबरल टाइप के लोग हैं, ये पैसा नहीं देने के पक्ष में हैं। ये वही चीजें मैंने आपको बताई हैं जो अब मैं बोल करके लिखवा रहा हूँ, जो मैंने बता दिया है कि विलियम प्रथम जब सम्राट बनता है तो उसको पैसा नहीं देते हैं ये लोग, क्योंकि ये लिबरल हैं, उदारवाद है, प्रगतिशील टाइप के व्यक्ति हैं। इनको युद्ध से इनको डर लग रहा है प्रसा के लोगों से कि हम क्यों युद्ध करें, छिन्न भिन्न स्थिति को क्यों जाएं। ये सब हताश हैं, निराश हैं, ठीक है ना। लेकिन डायट में प्रगतिशील दल का बहुमत था, यहाँ की संसद, और यह राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने पर ज्यादा विश्वास करता था। मताधिकार सैनिक बजट को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। फलतः सम्राट निराशा के दौर में पहुंच गया। वो परेशान हो गया ना, फलतः सम्राट निराशा के दौर में पहुंच गया। इसको और सूक्ष्म करके आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। सम्राट निराशा के दौर में पहुंचता है, ठीक है। मताधिकार, सैनिक बजट, इन सब चीजों को लेकर के विवाद होता है। अब जब निराशा का दौर हुआ तो मैंने आपको बताया था कि विलियम प्रथम जब 1861 में सम्राट बनता है तो वान रून युद्ध मंत्री और वान माल्टके सेनापति बनते हैं। तो वान माल्टके जो कि बहुत अच्छा आदमी है, इसने नाम सुझाया कि आपको बुलाया जाए, किसको, बिस्मार्क को। अब बिस्मार्क यहाँ पर आएगा। बिस्मार्क 1862 ईस्वी में चांसलर बनता है। बिस्मार्क चांसलर बनता है, ठीक है। फिर से आप इसको पूरा देख लीजिएगा। 1862 में फ्रांस प्रसा का चांसलर बना। यह वह प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण देख रहा था। बिस्मार्क का विश्वास था कि जर्मनी उदारवादी आदर्शों के लिए नहीं अपितु शक्ति के लिए प्रसा की तरफ देख रहा है। वह कहता था बौद्धिक भाषण और आदर्शवाद को अपना करके हम एकीकरण नहीं पूरा कर सकते। एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वह है युद्ध और लहू, यानी युद्ध और रक्त की नीति को अपनाना, ठीक है। वास्तव में बिस्मार्क पूरे जर्मनी को प्रसा द्वारा, वास्तव में आपको पढ़ाने के लिए मुझको पढ़ना पड़ता है, वास्तव में बिस्मार्क पूरे जर्मनी को प्रसा द्वारा हराकर जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था।
अर्थात उसकी योजना में जर्मनी का एकीकरण प्रशा के राज्य का विस्तार है। और जो जर्मनी का एकीकरण करना चाहता है वो प्रशा राज्य का विस्तार, वो इतना ज्यादा विस्तार उसका करना चाहता है कि जर्मनी का एकीकरण उसी में पूरा हो जाए। ठीक है, अब यहां तक मैं बताऊं, यहां तक हुआ तो सैनिक बजट और उसको लेकर के हुआ तो वो यहाँ का चांसलर बनता है। ठीक है ना। बिस्मार्क समझता है, बिस्मार्क शुरू से ही यह समझता है कि ऑस्ट्रिया रोड़ा है एकीकरण में। बिस्मार्क जब चांसलर बनता है तो वह इस बात को जान जाता है कि ऑस्ट्रिया रोड़ा है किसके मार्ग में, इस पूरे एकीकरण के मार्ग में। बिना युद्ध में पराजित किए जर्मन संघ से निष्कासित किया भी नहीं जा सकता। ऑस्ट्रिया बिना युद्ध में पराजित किए हुए जर्मन राज्य संघ से बाहर भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और उसको इस बात का भी भय है, किसको, बिस्मार्क को इस बात का भय है कि फ्रांस रोड़ा ना डाल दे। बिस्मार्क को इस बात का भय है कि एकीकरण में फ्रांस रोड़ा ना डाल दे, रोड़ा ना डाले। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि उसने एक कूटनीतिक चाल चली। कूटनीतिक चाल उसकी यही थी कि वह इस तरीके से एकीकरण करेगा कि फ्रांस सिर्फ देखता जाएगा दर्शक बन करके, क्योंकि वह 1500 गलत हमने बोल दिया, वह 1861 से लेकर के 62, शायद ये मार्च से लेकर के सितंबर तक ये रूस में एक स्थान है सेंट पीटर्सबर्ग। इसको भी समझाने के लिए हम कर रहे हैं, बाद में इसको भी लिखवा दे रहे हैं तुरंत हम। आपकी किताब में दिया भी गया है अच्छे ढंग से। ये डेट एग्जैक्टली नहीं दिया गया है, मार्च से सितंबर के बीच में ये रूस में सेंट पीटर्सबर्ग उस समय राजधानी थी। तो वहां का ये क्या बनता है, वहां का ये राजदूत बनता है। और इन्होंने वहां के जो जार थे उनसे यह क्या कर लेता है, मित्रता कर लेता है। जार से मित्रता किया और तमाम प्रकार के जो उस समय राजदूत थे सेंट पीटर्सबर्ग के, उन्होंने उनसे मित्रता कर ली। अब इस मित्रता का असर ये होगा कि जो रूसी साम्राज्य इस तरफ फैला हुआ है वह पूरी तरीके से भय रहित हो जाएगा। अब इसको फ्रांस से थोड़ा सा डर कम लगेगा। और इससे जो व्यवहार है वो इसलिए सही है क्योंकि वह क्रीमिया युद्ध में प्रशा की निरपेक्षता और राजतंत्र में आस्था रखता था, जिससे सेंट पीटर्सबर्ग में वो एक सफल राजदूत के तौर पर माना गया था। क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था उसमें उसने निरपक्षता की नीति अपनाई है। जैसे हम भारत नॉन अलायंस में बात करता है ना, गुट निरपेक्षता की नीति में विश्वास करता है, तो वैसे ही ये निरपेक्षता में विश्वास किया था। उसका फायदा इसको मिलेगा कि जब क्रीमिया का युद्ध हुआ है, क्रीमिया के युद्ध में निरपेक्षता इसने दिखाई है। इसने क्रीमिया युद्ध में किसने, बिस्मार्क ने। पॉइंट आपको पकड़ना है,
वो फ्रांस में राजदूत है, वहां से बुलाया जाता है। पूरा अब ये जान रहा है कि बिना युद्ध में पराजित किए हुए जर्मन राज्य संघ से बाहर नहीं किया जा सकता। अब उसको डर भी है कि फ्रांस कहीं रोड़े का काम ना कर दे। तो यह भी जान रहा है कि 1862 तक जो वो राजदूत रहा है, राजतंत्र में उसका विश्वास है, प्लस क्रीमिया के युद्ध में जो निरपेक्षता का उसका भाव रहा है, वो सेंट पीटर्सबर्ग से उसका लगाव है और यहाँ के लोग उसको एक सकारात्मक संबंध के रूप में देख रहे हैं। तो जार से मित्रता है और वहां के राजदूत जब बन के गया है तो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से भी इसकी मित्रता है। तो यही सबसे बड़ा उसको फायदा देगा। जर्मनी के एकीकरण के में फ्रांस के विरुद्ध ये जिसने ये पूरा फंडा लगाया, उसका ये पूरा फंडा कामयाब भी होता है और आगे चल करके इसने इस पूरे अपने बुद्धिमानी से जर्मनी का एकीकरण संभव बनाया। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने अभी नक्शा बनाया था, तो जो दक्षिणी राज्य थे, दक्षिणी राज्यों पर पूरा फ्रांस का कब्जा था। एक पॉइंट आप उसमें लिख लीजिएगा कि दक्षिण राज्यों पर फ्रांस का कब्जा था। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये पूरा जो जर्मनी का एकीकरण रहा है वो आपको आसानी के साथ समझ में आ ही गया होगा। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जर्मन भी इटली की भांति एक भौगोलिक इकाई के रूप में रहा है। वीना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादियों का बोलबाला होने के कारण जर्मनी कई राज्यों में विभक्त होता है, संघ बना और इस संघ का अध्यक्ष ऑस्ट्रिया बनता है। ठीक है। जर्मन इससे संतुष्ट नहीं है, क्रांति करना चाहते हैं और जर्मन राज्यों में जो तमाम प्रकार के संविधान हैं उन संविधान को लेकर के जब मेटरनिख की बात आई तो मेटरनिख क्रांति में उसकी जो स्थिति हुई वो उससे सहा नहीं गया और 1848 में क्रांति में मेटरनिख का पतन से जर्मन राज्य को प्रोत्साहन मिलता है। बिस्मार्क 1862 में प्रशा का चांसलर बनता है। उसके पहले जो विलियम प्रथम है वो जब वहाँ के सम्राट बनते हैं तो सम्राट बनने के बाद वो चाहते हैं कि हम प्रशा का एकीकरण, हम जर्मनी का एकीकरण करें, लेकिन समस्या इस बात की है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। वो संवैधानिक राजतंत्र में विश्वास कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन उन्होंने इसके लिए भंग भी कर दिया क्योंकि प्रगतिशील जो विचारधारा के लोग थे उनका बोलबाला था। उन्होंने संसद को, वहाँ की जो डायट थी उसको भंग किया। भंग करने के बाद दोबारा चुनाव हुआ, उससे भी ज्यादा लिबरल लोग आ गए। अब वो भी उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो ऐसे में जो उसके सेनापति थे विलियम प्रथम के, वान रूल युद्ध मंत्री और वान माल्टके सेनापति, वान माल्टके ने कहा कि आपके पास तुर्क का इक्का, आपके पास बिस्मार्क हैं, बिस्मार्क को बुलाइए। वो फ्रांस में इस समय प्रशा के राजदूत की हैसियत से काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं इनके बारे में कि शायद इनका जन्म जो है 1 अप्रैल 1815 को हुआ था। किनका जन्म? बिस्मार्क का। और बिस्मार्क एक कुलीन परिवार से संबंधित थे और इनका राजनीतिक इतिहास भी बहुत अच्छा खासा था। ठीक है ना। 1846, 47 और 48 की का जो समय है उसमें यह प्रशा की तरफ से वहां के संसद में निर्वाचित होकर के जाते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं अपनी किताब में, अपने कॉपी में। वहां से ये एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है, 1847-48 की बात है। वो वहां से चयनित होकर के वहां की संसद में जाते हैं। तो उनका राजनीतिक यात्रा उनकी इसी तरीके से चालू होती है। 1861-62 की बात है। वो रूस में जार के संपर्क में आते हैं। वहाँ पे जार निकोलस द्वितीय ऐसे करके एक नाम आता है, मैं मेंशन कर दूंगा कमेंट में अभी आपको। वैसे जार निकोलस द्वितीय ही हैं। तो ये सब उनका संबंध स्थापित होता है। तो इसका परिणाम आगे चल करके उनको मिलेगा। तो जब बिस्मार्क वहाँ की गद्दी पर बैठते हैं तो वो उनकी योजना में जर्मनी का एकीकरण है और वह जर्मनी का एकीकरण प्रशा के राज्य का विस्तार ही वो मानते हैं। फ्रेडरिक
चतुर्थ जो है वो बीमार होने के कारण अपने भाई विलियम प्रथम को जब शासन देता है तो उसमें असफलता काफी हाथ लगती है, तब बिस्मार्क बुलाए जाते हैं पैसा ना मिलने पर। और सैनिक बजट को लेकर के उसमें वाद विवाद होता है। ये तमाम प्रकार की चीजें मैंने जो आपको बताई, इसके पूर्व में उसी को आप लिख लीजिएगा और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा। बाकी जहां भी कोई कमी होगी हम उसको एक नोट्स के रूप में दे करके फिर से सॉल्व कर देंगे। हम आशा करते हैं कि ये पूरा जो वाकया है जर्मनी का एकीकरण का, जो ये आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। बिस्मार्क और विलियम प्रथम, इन लोगों को ध्यान में रखना है कि विलियम प्रथम शुरू में पैसा नहीं पाते हैं, संसद को भंग करते हैं। फिर दूसरी बार जब आते हैं तब भी उससे ज़्यादा प्रगतिशील आदमी जब वो आ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम अब अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन वान मार्ट के चांसलर खुद बन सकते थे, यानी प्रधानमंत्री, चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री खुद बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बिस्मार्क को बुलाया। बिस्मार्क की जब एंट्री होती है तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। बिस्मार्क जब चांसलर बना तो बिस्मार्क समझता था कि ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा रोड़ा है। आप फिर से समझ लीजिए, बिस्मार्क समझता है ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा रोड़ा है और बिना युद्ध किए, इसको बिना पराजित किए जर्मन संघ से निष्कासित नहीं किया जा सकता। वह रक्त और युद्ध की नीति की बात करता है। ध्यान से फिर से समझ लीजिए, वह रक्त और युद्ध की नीति की बात करता है। वह जानता है कि जर्मन इस संघ से जब तक पराजित नहीं किया जाएगा तब तक हम एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकते। वह बौद्धिक भाषणों में आदर्शवाद में बल ना दे करके रक्त और युद्ध की बात करता है। उसको भय है कि फ्रांस हस्तक्षेप ना करे, इसके लिए वह कूटनीतिक चाल चलता है और दोस्ती भी करता है। बिस्मार्क जब सेंट पीटर्सबर्ग में था तो वहां के अधिकारियों से दोस्ती कर ली थी। इस मित्रता का उपयोग उसने जर्मनी के एकीकरण में किया। इस पॉइंट को आप मेंशन करके लिख दीजिएगा कि जब वह राजदूत के पद पर था सेंट पीटर्सबर्ग में तो वहां के अधिकारियों से दोस्ती किया और आगे चल करके उसने फ्रांस को आड़े हाथों लिया और एकीकरण के प्रक्रिया में वह इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। और रूस के लोग उसको इसलिए महत्व देंगे क्योंकि क्रीमिया के युद्ध में वह तटस्थता की नीति को अपनाता है, वह निरपेक्षता की नीति को अपनाता है, वह राजतंत्र में आशा करता है, विश्वास करता है। पीटर्सबर्ग में सफल दूत के तौर पर वो रहता है। रूसी सम्राट को खुश करने में वह काफ़ी सफल रहा और इन सभी कारणों से वह जर्मनी के एकीकरण को सफल करने में सहायक सिद्ध हुआ। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें मैंने तोड़ मरोड़ करके कई बार बताई हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उन सब चीज़ों को ध्यान से सुनिए, सबको लिखिए, लेकिन इसमें मेन चीज़ को अगर आप लिख लेंगे वही पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये जितना मैंने आपको लेक्चर में आज में बताया है, 2-4 डेट वही और ये सब सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और एक दिन हम फ्रैंकफर्ट के बारे में चर्चा कर देंगे। फ्रैंकफर्ट वहाँ की संसद है। फ्रैंकफर्ट के बारे में हो सकता है कभी 10, 20, 25 शब्दों में लिखने के लिए आ जाए। मैं एक क्वेश्चन के बारे में भी अभी चर्चा करते हुए चलूँगा, आप विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिए, बाद में वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तैयारी करिए अपनी आप।